Hello, my dear friends. Welcome to our channel. Welcome to our YouTube channel. Analytical, informative, entertainment based on ground reality and facts. Today, we are going to discuss mainly about the Bengal election as well as the election which has happened in other states of our country, India. So, let us first discuss about the West Bengal election. In West Bengal elections, mainly the election fight was between Mamta Didi and BJP. Why I'm saying it is the fight between Mamta Didi and BJP is that because TMC means BJP. TMC means Mamta Didi and Mamta Didi means TMC. टीएमसी का दूसरा नाम ही ममता दीदी है और ममता दीदी ही टीएमसी है. वन मैन शो, वन मैन आर्मी है ये एक प्रकार के. इस बंगाल इलेक्शन में जो एक ख़ास बात हमें नज़र आई कि इस बंगाल इलेक्शन में पूरे इलेक्शन में बीजेपी ने जिस तरह से अपनी पूरी ताकत इस इलेक्शन में झोंकी, प्राइम मिनिस्टर से लेके होम मिनिस्टर से लेके डिफेंस मिनिस्टर, उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर और कई अन्य राज्यों के चीफ मिनिस्टर्स पूरे उस वेस्ट बंगाल इलेक्शन में कूद पड़े. एक बहुत बड़ी ताकत उन्होंने वहाँ पे लगाई. लेकिन इसके बावजूद भी जो इलेक्शंस के रिजल्ट्स है वो काफ़ी चौंकाने वाले निकले. लोगों को ये लगा कि ये कुछ लोगों तो लगा कि शायद बीजेपी की लहर है और बीजेपी जीत जाएगी, क्योंकि 2019 में उन्होंने 18 से 19 सीटें वहाँ पे निकाली थी. उस हिसाब से उनको इस चुनाव में भी लगभग 150 से 200 सीट का अनुमान उनका था, लेकिन वो सीटें उनको नहीं मिल पाई और उल्टा पासा पड़ गया और ममता दीदी को 215 सीटें मिली. अब इसका थोड़ा सा विश्लेषण में अगर हम जाए तो देखेंगे तो इतनी सारी ताकत झुकने के बावजूद भी अगर बीजेपी वहाँ हार जाती है और टीएमसी भारी बहुमत से अगर जीतती है तो उसके पीछे के कारण क्या है. पहला कारण तो ये है कि बीजेपी सेंट्रल गवर्नमेंट में है और बीजेपी की तरफ जो लोगों का देखने का रवैया है कि एज अ सेंट्रल गवर्नमेंट एट प्रेजेंट ये कोरोना टाइम पीरियड में जो सारे इलेक्शंस कैरी आउट किए गए और ये पैंडेमिक में जो क्रिटिकल सिचुएशंस हो गई, इमरजेंसी टाइप सिचुएशन ये देश की हो गई कि मरीज़ इतने सारी संख्या में मरीज़ आने लगे, कोरोना के पेशेंट्स बढ़ने लगे, फिगर्स 3 लाख तक पहुंच गई लगभग. और ये स्थिति शुरू हुई थी मार्च के पहले हफ्ते से, जब महाराष्ट्र में इसका अलार्म बजा था पहले. तब सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसकी तरफ कोई ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया, ध्यान नहीं दिया. लेकिन धीरे धीरे करके ये पूरे देश में पेशेंट्स की संख्या बढ़ने लगी. अब एक्चुअली ये इलेक्शंस इसी टाइम पीरियड में हुए, इसलिए इसका ज़्यादा जिक्र करना ज़रूरी है. और इस चीज़ में ये चीज़ काफ़ी अधोरेखांकित हुई कि जहाँ पेशेंट्स मर रहे हैं, जहाँ उनको मतलब जलाने के लिए वेटिंग नंबर्स लग रहे हैं और ये इतनी बुरी हालत देश की, ऑक्सीजन के बिना कई राज्यों में लोग मर रहे हैं, तब एक सेंट्रल गवर्नमेंट का ये दायित्व होता है कि वो सबसे ज़्यादा फोकस करे कोरोना पैंडेमिक की ओर, ना कि किसी स्टेट इलेक्शन के ऊपर. तो इस चीज़ ने ज़रूर इस इलेक्शन में बहुत बड़ा उलटफेर किया हुआ है कि लोग आंखों देखा हाल ये देख रहे थे कि कोरोना पैंडेमिक के ऊपर फोकस करने के बजाय बीजेपी वेस्ट बंगाल के इलेक्शन में लगी पड़ी है पूरी तरह से. और इलेक्शन भी इतनी लंबे खींचे गए. जो इलेक्शन आज हमारा भारत देश में टेक्निकलिटी की कोई कमी नहीं है, टेक्निकल एक्सपर्ट्स आपको जगह जगह मिल जाएंगे, टेक्निकल इक्विपमेंट्स जगह जगह मिल जाएंगे. रही दूसरी बात मैन पावर, पढ़े लिखे लोगों की कोई कमी नहीं है जो ये सारे इलेक्शंस कमीशंस के जो सारे इलेक्शन प्रोसेस को कैरी आउट कर सकते हैं. ऐसे कैपेबल लोग काफ़ी है इस देश में. इसके बावजूद भी इलेक्शन कमीशन ने इस इलेक्शन को इतना लंबा खींचा, ये बहुत ही
दुर्भाग्यपूर्ण और ये गलत एक तरह से प्लानिंग इलेक्शन कमीशन की। लेकिन इसका पूरा पूरा फायदा उठाने की बीजेपी ने बहुत कोशिश की। 1 महीने से लेकर 1.5 महीने लगभग एक बीजेपी के इलेक्शन का माहौल बना और इलेक्शन कैरी आउट हुए। इतने लंबे समय तक कोई सेंट्रल गवर्नमेंट की पार्टी, सेंट्रल गवर्नमेंट की पूरी बॉडी, प्राइम मिनिस्टर से लेके होम मिनिस्टर से लेके उनके बीजेपी अध्यक्ष जो है वो, डिफेंस मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर्स ऑफ मेनी स्टेट्स ऑफ बीजेपी, सारे के सारे कूद पड़े। अरे इतने लंबे समय तक हाउ कैन यू गेट इन्वॉल्व इन वन स्टेट when your entire nation is suffering from a big corona pandemic in international levels? Britain, America, such a big nations have suffered a lot। और इस हालात में अगर इस तरह से रवैया रखोगे तो बॉस ये तो मतलब हजम होने वाली बात नहीं है। तो कहीं ना कहीं लोगों को ये चीज़ सही नहीं लगी। लोगों को यही लगा कि बीजेपी जहाँ देश के बारे में सोचना है वहाँ ये चुनाव जीतने के बारे में ज़्यादा सोच रही है। इससे उनकी इमेज डिटोरेट हो गई और इसका उनको सेटबैक झेलना पड़ा वेस्ट बंगाल में। और ना ही वो सेटबैक था, एक बुरा झटका दिया बंगाल की जनता ने कि बॉस तुम सेंट्रल गवर्नमेंट में हो, तुम्हारा ज़्यादा फोकस कोरोना पैंडेमिक के ऊपर होना चाहिए, ना कि यहाँ के वेस्ट बंगाल इलेक्शन में। दूसरी बात दीदी के फेवर में ये पड़ी कि वहाँ के महिलाओं की सिंपत्ति उन्हें ज़्यादा मिली वेस्ट बंगाल की। तीसरी, मुस्लिम वोट बैंक, बीजेपी का जो डर उनके अंदर है, उन्होंने ये सोचा कि अगर बीजेपी चुन के आएगी तो हमें उससे बहुत तकलीफ होगी। और इसलिए सारे मुस्लिम जितनी भी वोट बैंक थी वेस्ट बंगाल की, सारी इकट्ठा होके एकजुट होके उन्होंने दीदी को वोट दिया। बीजेपी यही सोच रही थी कि ओवैसी, कांग्रेस, सीपीएम, इनकी वजह से मुस्लिम वोट बैंक बटेगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। सारी की सारी वोट इकट्ठा होकर ममता दीदी की झोली में आ पड़ी। रही तीसरा फैक्टर इसमें जो महत्वपूर्ण है कि कांग्रेस ने अपनी कैंपेनिंग ही नहीं की। 5वें चरण के बाद कांग्रेस के मौजूदा अध्यक्ष या मौजूदा कार्यकारी जो अध्यक्ष है, जो मौजूदा उनके पार्टी के मेन लीडर है, वो आते हैं वेस्ट बंगाल में, एक रैली लेते हैं और दूसरे दिन बोलते हैं कि भाई मैं आगे चल के रैलियाँ नहीं लूँगा। एक नेशनल लेवल की एक पार्टी, कांग्रेस पार्टी, जिसको वेस्ट बंगाल में पहले चरण से लेकर अंतिम चरण तक अपना प्रचार करना चाहिए था, जोरों शोरों से करना चाहिए था, वो पार्टी कहती है कि हम रैलियां नहीं लेंगे। इसका मतलब ये साफ साफ दिखाई दिया कि वेस्ट बंगाल की जनता ने भाप लिया कि इस इलेक्शन में कांग्रेस कोई रुचि नहीं दिखा रही है, कांग्रेस के नेता कोई रुचि नहीं दिखा रहे हैं, तो कांग्रेस का तो ऑप्शन ही नहीं पैदा होता। तो कांग्रेस की जो वोट बैंक है वो सारी की सारी खिसक के टीएमसी की झोली में गिर गई। और एक दूसरा बात, ममता बनर्जी ने अपनी लीडरशिप का लोहा वहाँ पे दिखाया। वन मैन शो, वन मैन फाइट लाइक अ टाइग्रेस। एक बंगाल की शेरनी की तरह उन्होंने पूरे बीजेपी की पावरफुल फोर्स के सामने घुटने नहीं टेके। उन्होंने अंत तक उन्होंने लड़ाई की, जोरदार लड़ाई की, घमासान लड़ाई की और उसमें उनको सफलता प्राप्त हुई। एक बड़ी नेता की तौर पे वो बंगाल में उभरी। देखिए यहाँ पे 77 सीट्स, यहाँ पे 213 सीट है। कांग्रेस का कहीं नामो निशान तक नहीं है। कांग्रेस ने वहाँ पे आह्वान ही नहीं वहाँ पे क्रिएट किया, तो कहाँ से उनको वोट्स मिलेंगे, उनको सीटें मिलेगी। तो ये रहा वेस्ट बंगाल का हाल। अब थोड़ा सा चलते हैं हम अदर स्टेट्स की ओर, जहाँ पे हमें तमिलनाडु के बारे में मेनली हम जिक्र करेंगे, क्योंकि तमिलनाडु एक इंडिया का बहुत इम्पोर्टेंट ऐसा एक स्टेट है। और उसी के साथ पौंडीचेरी भी, उसी में हम इसको थोड़ा कंसिडरेशन में लेंगे पौंडीचेरी को।
एक्चुअली द मेन रीज़न इज़ द लीडरशिप की लैक ऑफ लीडरशिप इन AIADMK एट प्रेजेंट आफ्टर जयललिता। जयललिता के बाद वहाँ पे कोई ऐसा बड़ा नेता उभर के सामने नहीं आया AIADMK की ओर से, और यही एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर रहा। जबकि स्टैलिन ने अपने आप को करुणानिधि के बाद DMK का प्रमुख नेता की ओर पे तमिलनाडु में, पूरे तमिलनाडु में उन्होंने प्रोजेक्ट किया, उसमें वो सफल भी रहे। और यही एक महत्वपूर्ण कारण है कि एक लीडरशिप जो उनको स्ट्रांग दिखाई दे रही थी, वो DMK में स्टैलिन के रूप में दिखाई दे रही थी तमिलनाडु की जनता में। और वैसे भी तमिलनाडु की जनता भी हर 5 साल में उलटफेर करने वाली है, तो लगभग एक 10 साल तो AIADMK ने जयललिता के नाम पे उनको 10 साल का राज मिला, लेकिन उनके बाद उनके अंदर कोई ऐसा लीडर नहीं था जो उनकी लेगेसी चला पाए। और यही कारण है कि DMK वहाँ भारू मोहब्बत से जीत के आई। और बगल में जो स्टेट है पौंडीचेरी, जहाँ पे कांग्रेस के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी चल रही थी, एंटी इनकम्बेंसी के चलते कांग्रेस वहाँ धाराशायी हो गई, और वहाँ पे जो NDA का जो परचम है वो लहराया है। तो ये रहा पौंडीचेरी का हाल, जो पौंडीचेरी में देख ही रहे हैं आप। वहाँ की एक पार्टी है AINRC, जिसके साथ BJP ने गठबंधन किया था, उसको 10 सीटें मिली, BJP को 6, दोनों ने मिलकर 16 सीटें, मतलब बहुमत से 1 सीट ज़्यादा, और दोनों अभी वहाँ पे सत्ता बना रहे हैं। रही बात केरला की, केरला में जैसे कि ये कहा जाता है कि हर 5 साल केरला की जो जनता है वहाँ पे शासन बदल देती है। CPI को 17 सीटें मिली, CPM को 62 सीटें मिली, दोनों के मिला के लगभग होती है 7, 2, 9, 89 सीट्स दोनों की केवल। और उनके और गठबंधन जोड़ मिला के पूरे 90 के अराउंड ये लोग गए हैं। यहाँ पे कांग्रेस को मिली 21 सीटें, देखिए 21 सीटें मिली है कांग्रेस को, लेकिन कांग्रेस यहाँ पे अपना कुछ खास चमत्कार नहीं दिखा पाई। इसका एकमेव कारण है लैक ऑफ लीडरशिप इन the most commanding leader who is at present, who has campaigned in Kerala also from Congress party, राहुल गांधी जी कुछ खास इसमें नहीं कर पाए। इनकी लीडरशिप भी लैक इन द लीडरशिप भी एक कारण रहा। दूसरा, यहाँ पे जो गठबंधन की जो राजनीति है, जो वो खेल रहे थे वहाँ पे INL के साथ उन्होंने गठबंधन किया था, तो वो भी कुछ IUML के साथ किया था, वो कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई। यहाँ पे जो सीट शेयर उन्होंने IUML को जो ज़्यादा दिया, ये उल्टा उनके निगेटिव में गया है। अगर कांग्रेस अगर अकेले लड़ती वहाँ पे तो 21 से ज़्यादा सीट पाती, लेकिन ये जो गठबंधन उन्होंने किया, और गठबंधन ने उन्होंने जो सीटें लुटा दिया IUML पे, INL पे, तो ये बॉस, ये बात जनता को हजम नहीं हुई केरला के। तो ये एक प्रमुख कारण है, मतलब स्ट्रैटेजिकली कांग्रेस केरला में फेल हो चुकी है, और जो लीडरशिप है वो उसमें भी फेल हो चुकी है। रही बात आसाम की, आसाम में तो आना ही था बीजेपी को, बीजेपी ने वहाँ पे भी, वेस्ट बंगाल और ये दोनों नेबरिंग स्टेट्स है, तो बीजेपी ने वहाँ पे भी अपनी पूरी ताकत झोंकी थी। जैसे वेस्ट बंगाल में रैली होती थी, तुरंत वहाँ के नेता वहाँ कूद पड़ते आसाम में, आसाम से हो जाती रैली तो कूद पड़ते बंगाल में। तो अब नेबरिंग स्टेट होने के कारण बीजेपी को भरकस वहाँ पे अपनी पावर लगाने का मौका मिला, और पहले से उनको वहाँ पे इस्टेब्लिश हो चुकी थी। पिछले इलेक्शन में भी उन्होंने 5 साल राज किया था, उनका संगठन काफ़ी मौजूद हुआ था। ये संगठन की शक्ति है बीजेपी की, जिसने आसाम में बीजेपी को जीत दिलाई। और JP नड्डा जी की जो रणनीति है, जो बूथ लेवल के उन्होंने जो काम किया वहाँ पे, वो सफल रहे, लेकिन वेस्ट बंगाल में उतने सफल नहीं रहे। उसका विश्लेषण पहले ही हो चुका है। तो ये रहा हमारे 5 स्टेट्स का जो विश्लेषण हमने किया है। अब हम इजाज़त लेते, होप्स आपको ये सारा पसंद आया होगा। तो गुड नाइट, शुभ रात्रि एंड शब खैर। फिर मिलेंगे हम और किसी और टॉपिक के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूर कीजिए, भूलिएगा मत। मिलते हैं फिर और कभी किसी मोड़ पे, किसी राह पे। तब तक के लिए
धन्यवाद।